नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। वक्त कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की है। सरकार ने अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया, यह कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में कहा गया। कानून बनाकर संविधान का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा, संपत्ति रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। प्रॉपर्टी रजिस्टर में समस्या क्या है, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से संविधान के उल्लंघन का जिक्र किया गया और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करने की बात कही गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि संपत्ति रजिस्ट्रेशन में दिक्कत क्या है, प्रॉपर्टी रजिस्टर में समस्या क्यों है। और इस वक्त मेरे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं कि क्या इस वक्त अपडेट है। रविकांत, जरा बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कपिल सिब्बल ने जो पक्ष रखते हुए बातें कही हैं, जवाब में कोर्ट ने भी उनसे सवाल किया है। देखिए विद्या, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो है इस वक्त अपनी दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमें चिंता इस बात को लेकर है कि अगर वक्फ बाई यूजर के द्वारा सरकारी संपत्तियों पर दावा किया जाता है और वो सरकारी संपत्तियां हाईकोर्ट भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ का दावा जो है दिल्ली हाईकोर्ट पर भी है। इस बात को लेकर हम मानते हैं कि हर वक्फ बाई यूजर गलत नहीं होता है, लेकिन इस तरीके का जो दावा किया जाता है ये चिंताजनक बात है। अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से विद्या ये कहा गया है कि ये जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है ये संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इन याचिकाओं को हाईकोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। उससे पहले राजीव धवन और कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी हैं। जहां तक पूरे एक्ट का सवाल है जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, जेपीसी की गठन हुआ था स्पीकर के द्वारा और बड़े पैमाने पर स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया। लेकिन बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपत्तियां थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और एक एक करके जो उनके लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलों को रख रहे हैं। इसमें एक बात जो कपिल सिब्बल के द्वारा कही गई विद्या, वो उन्होंने कहा कि दिक्कत इस नए कानून में इस बात को लेकर है कि अगर 3000 साल पुरानी संपत्ति को अगर रजिस्टर कराने की बात कही जाती है तो उसकी डीड मांगी जाएगी और ये बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे दिक्कत हो सकती है। नया कानून कहता है कि बिना डीड के वक्फ नहीं हो सकता। ये कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी हैं। बहुत सारे जो मौलवी हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे हैं संसद भवन में, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए हैं। वो यहां पर हैं, पूरी सुनवाई को ध्यान से वो गौर से सुन रहे हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो अपनी दलील को इस वक्त रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कानून आने से पहले जेपीसी का गठन किया गया, जिसकी 38 बैठकें हुई, देश के कई शहरों का दौरा किया गया। इसके अलावा देश भर से आए 29 लाख सुझावों को इसमें रखा गया। वक्फ बाई यूजर को परिभाषित करते हुए एसटी तुषार मेहता जो है वो इस वक्त अपनी बातें रख रही हैं। यानी सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता हैं उनका ये दावा है कि ये जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको यहाँ पर फॉलो किया गया है। जेपीसी का जब गठन किया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा तो जेपीसी ने अलग अलग राज्यों का दौरा किया। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल सुन्नी बोर्ड हो, वक्फ के जो बड़े पदाधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने मुलाकात की, बातचीत की और जो सरकार की जो मंशा रही है इस बिल को लेकर वो ये रही है कि जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, जो विधवाएं हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी का उनको फायदा मिले। लेकिन बहुत जगह ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जो वक्फ की संपत्तियां रही हैं उन पर कुछ एक लोगों ने अपना दावा किया और उसको कमर्शियल यूज में इस्तेमाल करने लगे और उसका जो मुनाफा है वो पसमानदा और गरीब लोगों को नहीं जाता था। ऐसे में जो वक्फ की प्रॉपर्टी, किरण रिजिजू ने, रविकांत, आज ये पूरी सुनवाई चल रही है, लेकिन किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
तो उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि कानून के खिलाफ भी कुछ ऐसा बड़ा फैसला आ सकता है, या फिर कानून के खिलाफ 70 केसेस गए हैं और उनको लिस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देखेगा, सुनेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा। देखिए, जब भी कानून बनता है, कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है और संसद ने दोनों सदनों से इस बहुमत से इस बिल को पास कराने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए और अधिसूचना के बाद ये कानून बन चुका है। लेकिन अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास आती है जिसमें ये कहा गया कि अगर ये कानून बनाने के वक्त संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया या उसकी अनदेखी की गई, तो उसकी स्क्रूटनी का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके बयान का मायने हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। संसद ने कानून बनाया। धारा 370 के मामले में भी आपने देखा, जब 370 को रिवोक किया गया तो बहुत सारी याचिकाएं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इसी लॉन में हम उस वक्त भी रिपोर्ट करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना और उसके बाद उन्होंने पाया कि जो भारत की संसद ने किया है वो पूरे संविधान के हर एक अनुच्छेद और उसके आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए वो सारे कानून पास कराए गए हैं। इसीलिए उस पर जो फाइनल फैसला आया वो सरकार को राहत देने वाला था। इस मामले में भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जितनी भी चर्चाएं हुई, उसके बाद जो लोग भी इसके विरोध में है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है सबकी दलीलों को देख रहा है और सुन रहा है, और उसको अगर ऐसा कभी प्रतीत होता है कि हाँ, इस पर व्यापक सुनवाई की चर्चा है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन बयान का मतलब बिल्कुल साफ है कि देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। वो कानून बनाती है, मेरिट पर बनाती है और संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाती है। लेकिन अगर किसी स्टेक होल्डर्स को यह लगता है कि इसमें कोई आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की स्क्रूटनी और व्याख्या जरूर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई चल रही है, इस पर हमारी नजर है और पल पल का अपडेट आपको हम देते भी रहेंगे। बंगाल जलवा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। तो बात अब बंगाल हिंसा की करते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार लगातार सवालों के घेरे में। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। सीएम योगी ने भी एक दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार की काफी निंदा की और हिंसा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आज हम बात करेंगे हिंसा के मास्टरमाइंड की भी। आज वो चौंकाने वाला खुलासा भी आपके सामने करेंगे जिसे अब तक ना तो आपने कहीं सुना और ना कहीं देखा है। आज हम उन दंगाइयों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने हिंसा की पूरी साजिश रची, हिंदुओं को टारगेट पर लिया, हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए कि उन्हें अपने घर को छोड़कर पलायन होने के लिए मजबूर होना। दंगा पीड़ित परिवारों ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने ना सिर्फ टीएमसी पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि हिंसा के पीछे जो हैवान थे उनको भी बेनकाब कर दिया। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बड़ा बड़ा बात करते हो,
कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রালেফরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में बंगाल हिंसा की आलोचना की और ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ममता बनर्जी को हिंसा के आरोपियों के इलाज की तरकीब भी बताई। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि वो दंगाइयों को शांति दूत बता रही हैं, लेकिन उनका असली इलाज तो डंडे से ही होता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं पर भी हमला किया जिनकी बातें बंगाल हिंसा और वहां पर हो रहे हिंदुओं के पलायन को लेकर बिल्कुल सामने नहीं आ रही हैं, यानी कि उनकी जुबान बंद है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि कुछ लोग बड़ी बेशर्मी के साथ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो वो वहां चले जाएं, क्योंकि वो भारत की धरती पर बोझ बने हुए। योगी बोले तो ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया, वो पीछे नहीं रही। ममता बनर्जी ने कहा कि योगी लाखों को लोगों को डरा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एनकाउंटर का डर दिखाया हुआ है उन्होंने, विपक्ष के नेताओं को यूपी में आवाज नहीं उठाने देते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है, बंगाल में सभी दलों को आजादी है, कोई भी खौफ के साए में नहीं है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है, अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया, क्यों अलाउ किया, क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा, शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा, ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, बीजेपी ने बंगाल में भी योगी मॉडल की मांग की है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। जैसे यूपी में दंगाइयों को सबक सिखाया गया है, वैसे बंगाल में भी जरूरत है कि दंगाइयों को सबक सिखाया जा सके। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई सियासत की, लेकिन अब आपको कुछ चौंकाने वाली बातें भी बताते हैं जो खुद हिंसा पीड़ितों ने नवभारत के कैमरे पर कही हैं, और उन्होंने सरेआम टीएमसी के लोगों का नाम लिया है। पहले आपको बताते हैं कि बेतबूना इलाके की घटना क्या है। हिंसा पीड़ितों ने खुलासा किया है कि दंगे के पीछे टीएमसी का हाथ, हिंसा में टीएमसी के लोगों का बड़ा हाथ था, यह आरोप वहां के लोगों ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी विधायक, काउंसलर और इलाके की पुलिस सब साथ में थे, सब मिले हुए थे। हिंसा में शामिल जो लोग थे वो सब सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से थे। ये आरोप हिंसा पीड़ित हिंदुओं ने लगाए। उन्होंने कुछ नाम भी लिए, जैसे कि टीएमसी विधायक आमिरुल इस्लाम का हिंसा में हाथ था। यह बात उनकी तरफ से कही गई है जो पीड़ित हैं। साथ ही टीएमसी काउंसलर महबूब आलम पर भी हिंसा भड़काने का इल्जाम उन्होंने लगाया। साथ ही दावा किया गया कि 5000 आदमी हिंसा के लिए इलाके में दाखिल हुए। साथ ही आरोप लगाया कि मौलवी ने मस्जिद से हमले के लिए अनाउंस कराया था, हिंदुओं को मारो काटो ऐसी बातें कही गई थी, मस्जिद से माइक के जरिए ये बातें कही गई थी।
पुलिस ने दंगाइयों को हिंसा करने से नहीं रोका, यह दावा भी लोगों की तरफ से किया गया। सबसे आपको अहम बात बताते हैं कि जो दंगाई यहाँ पर घुस आए थे उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की थी। अगर जो है यहाँ पर आग लगा रहे थे जो लोग, बाहर जो हैंड पंप है या वाटर पंप है उन्होंने उसको भी तोड़ दिया था, ताकि जब घर पर आग लगाएंगे तो आग को बुझाने के लिए इन लोगों के पास जो है पानी भी ना बचे। इस तरह की जो है परियोजना करके जो है यहाँ पर सोची सजी साजिश के तहत यहाँ पर इस पूरे जो है काम को अंजाम दिया गया। हमारे साथ भी एक शख्स यहाँ से जुड़ रहे हैं इसी गांव से। दादा, हम देख रहे हैं कि आपके गांव में अब शायद ही कोई ऐसा घर बचा है जिसको जलाया नहीं गया है, लगभग पूरा गांव जला दिया गया है। पूरा गांव जला दिया। थोड़ा सा 2-3 गांव बचा है जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा 15-20 आदमी, वो छोड़ के बाद बाकी पूरा जला दिया। 200 से प्लस घर में लूटपाट हुआ, 180 घर में जला दिया, पूरा घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। शुक्रवार जो जुम्मा का दिन होता है, मदरसा छाप का आदमी और हमारा आजार पजार जो बच्चे लोग रहते हैं, जो हम लोग पाजीरा में जो आदमी लोग रहते थे, वो लोग भी आए, पूरा जला दिया। मौलवी साहब जितना भी आदमी था, एमएलए, टीएमसी का काउंसिलर, तृणमूल का काउंसिलर, सब कुछ उसके साथ था। एमएलए एमपी पूरा साथ है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है किया हमारे लिए, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है किया। वो लोग आके इधर भी अभी आवाज कर रहा है। हाँ, जो दंगाई यहाँ पर आए थे, लूट मचाई, यहाँ पर घरों को जो है आग के हवाले किया गया, ये कौन लोग हैं? ये टीएमसी का पूरा चमचा था, ममता बनर्जी का पूरा चमचा था। इधर जो आमिरुल इस्लाम है, आमिरुल इस्लाम एमएलए है, 3 एमएलए है इधर, 1 एमपी है धुलियान मुर्शिदाबाद में। इधर का काउंसिलर जो महबूब आलम है, वो भी था उसके साथ शामिल। पूरा गैंग उसका पूरा रेडी था, पूरा जमायत पूरा रेडी था उसको कैसे अंजाम करना है, किस तरह से आना है। 2, 4, 5 हजार आदमी आए एक साथ में। और कह रहे थे कि कोई मौलवी भी, हाँ, पूरा मौलवी शुक्रवार जो नमाज पढ़ता है ना, मौलवी उसको माइक में मस्जिद में अनाउंस कर दिया, पूरा आदमी आ जाओ, हिंदू को मारो काटो, ऐसा बात हो रहा था माइक में शुक्रवार को। बांग्लादेश बनाएंगे, पूरा बांग्लादेश में रहते हैं हम लोग। अभी जो फिलहाल अभी जो टारगेट चल रहा है पूरा बांग्लादेश से, मुर्शिदाबाद पूरा बांग्लादेश चला गया। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल, तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। अब से कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी बोल रही थी, वो मौलानाओं मौलवियों के साथ में थी। मंच से उन्होंने कहा कि जो मीडिया तस्वीरें दिखा रही है, जो मीडिया वहां की रिपोर्टिंग कर रही है, वो सब बाहर की है। लेकिन ममता बनर्जी को जो अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है और जो बातें खुद बंगाल के, पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं, वो उनको सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं कि 200 घरों को जला दिया, लोग भाग गए हैं, कुछ ही घर बच गए हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं बांग्लादेश में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनकी बात भी सुननी चाहिए दीदी को, क्योंकि दीदी ये आपके ही राज्य के लोग हैं। इनके लिए सुरक्षा प्रदान करना, इनकी कानून व्यवस्था का ध्यान रखना, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। मुर्शिदाबाद का बेतबुना गांव, हिंसा पीड़ित हिंदुओं ने कई और हैरान करने वाली बातें कही हैं, उन्होंने कई और खुलासे किए हैं। अब आपको एक बार फिर से उस इलाके की खौफनाक दास्तान के बारे में बताते हैं। लोगों ने कहा है कि शुक्रवार को हमले से पहले मस्जिद से ऐलान किया गया था, हिंदुओं को मारो काटो का मस्जिद से ऐलान किया गया। इस तरह के भड़काऊ बयानों के बाद वहां पर हिंसा भड़की थी। जुमे की नमाज के बाद 5000 दंगाइयों ने इलाके में अटैक कर दिया था। 5000 लोग आए थे अटैक करने के लिए, 200 घरों को जला दिया। पूरे गांव में पहले लूटपाट की गई, फिर 180 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। टीएमसी विधायक, काउंसलर और पुलिस पर हिंसा के आरोप वहां के स्थानीय लोग जो पीड़ित हैं वही लगा रहे हैं। ये बाहर से कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये कोई मीडिया पर्सन या कोई राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। जो लोग पीड़ित हैं, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उसी इलाके के रहने वाले हैं, वो लोग ये बता रहे हैं और वो लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के नेता या तो दंगाइयों में शामिल थे या उन्होंने दंगाइयों का नेतृत्व किया। गांव में वाटर पंप तक तोड़ दिया गया था ताकि हिंदू अपनी घरों में आग बुझाने के लिए जो कोशिश करेंगे उसमें कामयाब ना हो सके। और कुछ ऐसे ही आरोप मुर्शिदाबाद के लुधियाना इलाके के लोगों ने भी लगाए हैं। वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, उससे जो इलाके के लोग हैं, विशेष रूप से जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो पलायन करने पर मजबूर हो गए। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लगता है कि इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया और यही कारण है कि पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। इस वक्त हम धुलियाना में मौजूद हैं। धुलियाना का ये 16 नंबर वार्ड है और ये दिगरी एरिया कहलाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक
मंदिर हुआ करता था। और ये देखिए, ये मां काली की मंदिर है और इस मंदिर को किस तरीके से टारगेट किया गया है, इस मंदिर को कैसे तोड़ा गया है, आप तस्वीरों में देखकर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये चबूतरा है, चबूतरे को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। सामने आपको एक जो है स्टोव नजर आएगा, इसी स्टोव में जो आग है वो लगाई गई थी। यहाँ पे एक छोटा सा मचान था पेंट वेंट करने के लिए, उसके जो है देखिए किस तरीके से जला दिया गया है। मंदिर के अगर आप अंदर देखेंगे तो पत्थर जो है वो आपको इसके अंदर नजर आएंगे और किस छत विहित जो हालत है वो मंदिर की यहाँ पर कर दी गई थी। ये देखिए, इस तरीके से इन जो मंदिर हैं इनको अटैक किया गया है। और सिर्फ मंदिर नहीं है, घर हैं, यहाँ पे आसपास लोगों की दुकानें हैं, उन सब पे अटैक किया गया था, उन सबको जलाया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे प्लान को अंजाम किसने दिया, आखिर इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन है और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। लोग भी कह रहे हैं कि भाई अभी हमें डर है, अभी हमें सुरक्षा का एहसास नहीं है। जब तक यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है तब तक तो यहाँ पे सुरक्षा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो राउंड मार रही है। लेकिन जब वो चले जाएंगे उसके बाद हमारा क्या होगा, ये लोगों के अंदर एक बड़ा जो है वो क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि काउंसलर आए उसके बाद फिर हुआ, क्या हुआ था, अगर हिंदी में आप थोड़ा समझा पाए, किस तरीके से, कितने बजे हुआ था, कुछ अगर बता पाए आप तो। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये पहले शुक्रवार दिन हुआ था। कितना तारीख था? 11 तारीख शुक्रवार बैकल 4टा में हुआ था घटना, इस बार पहली बार। उसके बाद पता नहीं, उसके अगले दिन शनिवार को हुआ सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे लेकर तक दोपहर 2 बजे तक एक ही रकम टारगेट होता रहा। लेकिन उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस भी अभी तक नहीं आया। वो बोल रहे आ रहा है। 2 बजे के बाद फोर्स आया है, 2 बजे के बाद फोर्स आया, उसके बाद शांति हुआ है। यहाँ पर राज्य पुलिस भी आया था, पुलिस को फोन किया, पुलिस नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो मर जाएंगे ना। उसके बाद फोर्स आया, फोर्स आने के बाद हमको थोड़ा सा शांति मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन लोग पहुंचे थे, उसके बाद फिर हिंसा की शुरुआत हुई थी, कैसे हुआ था ये? कौन कौन लोग, यहाँ पर एक काउंसिलर आया था ना, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। उसके 4-5 मिनट के बाद हमला हुआ। यानी काउंसलर के जाने के बाद? हाँ, जाने के बाद हुआ है। तो उन्होंने कुछ कहा था या लोग उनके साथ में थे, क्या भीड़ आई थी उसके साथ में? उसके साथ तो लोग दिखाई नहीं था। जो आया था ना सब बच्चा था, 12 साल के लेकर 20 साल तक वो सब बच्चा था। मंदिर को भांग दिया, सारे दुकान भी भांग दिया। और इस गांव में जितने घर है ना, सब घर में ईंट पत्थर फोड़कर सब गेट भांग दिया, लोगों के ये कर दिया, सब बोल लेकर कूड़ा लेकर सब लोग आता है इधर। लेकिन कोई प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। 8:30 बजे तक 8:30 बजे कर लेकर 2 बजे तक पुलिस को फोन किया, पुलिस बोल रहा है आ रहा है, लेकिन वो नहीं आया था। 2 बजे के बाद फोर्स आया था, उसके बाद थोड़ा 3 बजे के बाद फोर्स आया था, उसके बाद मामला शांति हुआ है। 3 बजे के बाद शांति के लिए हम यहाँ पर एक परमानेंट कैंप चाहिए और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चाहिए यहाँ पर, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते। हमको दिन भर में काट के वो फेंक देगा, हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 दिन 20 दिन फोर्स रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद तो वो लोग आएंगे ना, फिर हमको अटैक करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर परमानेंट कैंप चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था चाहिए। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर पैरामिलिट्री फोर्स चली जाएगी तो कैसे रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे, बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो घटना, जो हिंसा को अंजाम दिया गया है, उससे लोग हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं। और लोग अब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसका एक परमानेंट कैंप होना चाहिए और कम से कम लोगों को सुरक्षा होना चाहिए और लोग शांति से रह सके, इस बात का जो सरकार है उसको कम से कम आश्वासन देना चाहिए। हिमांशु के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, मुर्शिदाबाद। आपने हमेशा देखा होगा कि जो पीड़ित होते हैं, घायल होते हैं, बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, नेता उनके पास जाते हैं ताकि उनको ढांढस बंधवा सकें, उनको भरोसा दिलवा सकें, उनको विश्वास पैदा कर सकें कि वो उनके साथ हैं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दी। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौलानाओं, मौलवियों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंची। जो पीड़ित, जहां पर मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं, जहां पर मेरी सहयोगी पूजा मौजूद है, वहां पर ममता बनर्जी नहीं पहुंच पा रही, जबकि ये उन्हीं का राज्य है, उन्हीं के लोग हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। मुर्शिदाबाद के लुधियाना इलाके के लोगों ने हमसे कैसे अपने दर्द को साझा किया है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों ने इलाके के मंदिर को टारगेट किया, मंदिर पर पथराव किया और उसमें तोड़फोड़ की। दुकानें और घरों को पथराव किया गया, यानी कि पत्थर चलाए गए दुकानों और घरों पर।
ये आरोप लगाया है पीड़ितों ने, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, कोई और नहीं कह रहा है। ये बंगाल में रहने वाले लोग ही कह रहे हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को फोन किया लेकिन पुलिस नहीं आई। लोगों ने आरोप लगाया है कि हमले से पहले यहां पर भी टीएमसी का काउंसलर आया था। क्यों आया था काउंसलर? क्या करने आया था? क्या देखने आया था? और अब कहां चला गया? काउंसलर के जाते ही हिंसा शुरू हो गई। हिंसा में शामिल लोगों की उम्र 20 से 22 साल के बीच में बताई जा रही है। ये पीड़ित बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं। हिंसा में 12 साल के बच्चे भी शामिल थे और यह भी आरोप लगा है कि खौफजदा लोगों ने कहा है कि वहां अगर रहेंगे तो काट कर हमको फेंक दिया जाएगा। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जरूर इन लोगों के पास जाना चाहिए था, इनसे मुलाकात करनी चाहिए थी, इनको सुरक्षा का भरोसा देना चाहिए था कि मैं खड़ी हूं आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है, जो पीड़ित लोग हैं, बोला कि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो हिंदू नहीं बच पाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई उसके बाद लोगों के अंदर डर भर गया। डर इस कदर था कि लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए। डिगरी गांव में हम मौजूद हैं। डिगरी गांव यहीं धुलियाना के पास है और यहाँ जो बेत गांव है, यहाँ पर बेतबुन, उसके ठीक बगल का ये डिगरी गांव है। और यहाँ अगर आप देखेंगे 16 नंबर वार्ड है ये, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लोग आखिर पलायन करने पे मजबूर क्यों हुए, उसकी तस्वीर और तस्दीक आपको समझ में आएगी। ये घर के अंदर हम आते हैं, ये देख घर ये के, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से घर के अंदर जो आग है वो लगा दी गई है। घर पूरे तरीके से आपको यहाँ पर जला हुआ नजर आएगा। घर के अंदर जो गद्दे थे, जो सामने सिंक लगा हुआ था, जो शीशे थे, सबको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और पूरे घर में तहस नहस करके, घर में लूटपाट करके और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए अंदर किचन है, किचन के भी हाल आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आएंगे। सामान को बाहर फेंक दिया गया है और इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस घर के अंदर भी देखिए बेडरूम है। बेडरूम में देखिए अलमीरे को तोड़ दिया गया, जो सामान था उसको यहाँ से निकाल दिया गया, लूटपाट किया गया और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ घर में आग लगा दिया गया, बेड में आग लगा दिया गया और सब जगह तोड़फोड़ की निशानियां जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ अगर आप देखेंगे बाहर की तरफ तो यहाँ भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बर्तन है उसको तोड़ा गया है। जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन देखिए खाना बन रहा था और लोग यहाँ पे खाना भी नहीं खा पाए और अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से अंदर आपको चावल भी उस दिन का नजर आएगा। तो ये मंजर है, ये हालत थे और यही कारण था कि लोग यहाँ से पलायन करने पे मजबूर हुए और यहाँ से जाने के बाद वो परलारपुर में जो हाई स्कूल कैंप है वहां पर जाकर शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर अपना जो हौसला दिखाए थे, रुक गए थे, वही यहाँ पर रुके हुए हैं। बाकी ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ से पलायन करके परलारपुर की तरफ कूच किए हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं ये बात कि यहाँ पे हालात बिल्कुल सामान्य है, लोगों को लौट जाना चाहिए, लोग यहाँ पे ठीक है, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। विशेष रूप से उस राज्य की मुख्यमंत्री को, उस राज्य के नेताओं को, उस राज्य के मंत्रियों को और यहाँ के अधिकारियों को जो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्थिति सामान्य है। अगर स्थिति सामान्य होती तो शायद ये जो बुजुर्ग महिला हैं ये रोती नहीं, ये शायद रोकर हमें अपनी बात नहीं बताती। अगर स्थिति सामान्य होती तो शायद इन घरों में आग नहीं लगाया जाता और अगर स्थिति सामान्य होती तो इस 16 वार्ड के लोग दूसरे जिले में, मालदा जिले में जाकर एकदम रिफ्यूजी के तरह जो है वो रहने को मजबूर नहीं होते। स्थिति सामान्य, जो लोग कह रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको डिप्लॉय नहीं किया गया होता। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब आपको सब बात की जानकारी थी, अगर राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे उतनी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। इसके साथ साथ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कई बार फोन कॉल किए गए यहाँ के काउंसलर को, यहाँ के विधायक को, पुलिस को भी इनफैक्ट किया गया, लेकिन उनके तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस क्यों नहीं मिला और क्यों इतने लंबे समय के बाद यहाँ पर पुलिस आई और क्यों लोगों का विश्वास यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उठ गया। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सिर्फ 1, 2 या 3 घर की बात नहीं है। ये यहाँ पर धुलियान के अंदर लगभग सारे हिंदू परिवारों की स्थिति है, जहाँ पे तोड़फोड़ मची है, जहाँ पर घर में आग लगा दी गई है।